आदर्श और अमूर्त मूल्यों को साकार करने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्रतिमान बनाते हैं। प्रतिमान कैसे बनते हैं? एग्जाम्पल के लिए हमने पहले समझा हुआ है, आदर देना अगर मूल्य है तो पैर छूना क्या है? पैर छूना प्रतिमान है। और प्रतिमानों की भिन्नता से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मूल्यों की भिन्नता है। हो सकता है कि दो समुदायों का मूल्य एक ही हो, किंतु उस मूल्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रतिमान अलग अलग हो, दोनों के प्रतिमान। एक प्रसिद्ध एग्जाम्पल आता है, अगर यूरोप में किसी लड़की ने सफेद कपड़े पहने हो, आप छूटते उसको बधाई दे सकते हैं। और भारत में किसी ने सफेद कपड़े पहने हो और यदि आपने बधाई दे दी, समझिए ये अंतर मूल्यों का है, प्रतिमानों का है। वहां कहते हैं कि जिस दिन शादी होगी, सबसे बड़ा दिन जीवन का होगा, उस दिन सफेद कपड़े पहनेंगे। और यहाँ जब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में, तब सफेद पहनेंगे। उस दिन तो लाल पहनेंगे ताकि बैल भाग के आए उसकी तरफ। लाल कपड़ा से बैल भड़क जाता है, इसीलिए तो लाल कपड़ा है। और वहां उनको सफेद अच्छा लगता है, सीधी सी बात है। सफेद और लाल का अंतर यही तो है। तो प्रतिमानों की भिन्नता से यह निष्कर्ष न निकालें कि मूल्यों की भिन्नता है। प्रतिमान कैसे बनते हैं? प्रतिमान के बनने की कहानी क्या है, उस कहानी को जल्दी से समझ लीजिए। हो सकता है किसी प्रश्न में इसकी जरूरत पड़े आपको। कैसे बनता है प्रतिमान? जैसे हम लोग पैर छूते हैं, ये कैसे बना होगा? कोई तरीका तो होगा ना इसका, कैसे बना होगा? इसमें धर्म की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे धर्म और नैतिकता का संबंध क्या। देखिए, मूल्य तो है ही, पहले से है कि आदर करना है बड़ों का। हम इसी एग्जाम्पल में चल रहे हैं कि बड़ों का आदर करना है। इतने में क्या होता है, हर समाज में कुछ नवाचारी लोग होते हैं, इनोवेटिव लोग होते हैं। उनमें से कोई व्यक्ति प्रयोग करता है, कई लोग प्रयोग करते हैं। जैसे 10 लोग हैं, 10 के 10 सम्मान करना चाह रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो उनमें से किसी व्यक्ति ने एक प्रयोग किया। तो पहली स्थिति होती है व्यक्तिगत प्रयोग या प्रयास कह लीजिए। एक दिन एक बच्चे को अपने पेरेंट्स छोड़ के बहुत सम्मान फूटा उसके अंदर से, बहुत ज्यादा संभाल नहीं पा रहा बेचारा। इतना सम्मान फूट रहा है पेरेंट्स के लिए, क्या करे क्या करे। तो पता नहीं क्या सोचा, जाके उनके पैर में पड़ गया और बड़ी तसल्ली मिली उसको कि मैंने सम्मान कर दिया। कुछ कहेंगे नहीं यार, अच्छा लग रहा था, हम भी ट्राई करेंगे। उसे अच्छा लगा, नेक्स्ट डे फिर उठा, फिर पैर छू लिए उसने। पेरेंट्स से पहली बार उछले, दूसरी बार नहीं उछले, समझ गई पैर छू नहीं आ रहा है, मारने नहीं आ रहा है। तो 2-3 दिन में क्या हुआ कि उस घर में एक हैबिट हो गई। सेकंड स्टेज होती है व्यक्तिगत आदत, कि एक व्यक्ति ने प्रयोग किया, उसे ठीक लगा, फिर उसने उसको आदत की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई इसका विरोध क्यों करेगा? भाई उसको पेरेंट्स का आदर करना है, उसको पैर छूना अच्छा लग रहा है, उसने छुआ, पेरेंट्स को भी ठीक लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आसपास के लोग ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं कि इसका तरीका ये है, हमारा तरीका तो वो है। फिर क्या होता है कि 10-20 तरीके चल रहे थे, उनमें से एक तरीके को लेकर थोड़ी सहमति बनने लगती है। सबको लगता है कि नहीं यार ये ज्यादा ठीक लग रहा है, नहीं नहीं वो वाला ठीक है। एक पैर छू रहा है, दूसरा सिर पे हाथ रख रहा है ऐसे करके, एक गुदगुदी कर रहा है कि ये सम्मान करने का तरीका है कि गुदगुदी करेंगे तुम्हें हम। इन सब तरीकों में सबसे सेफ मान लीजिए, सबको लगा कि नहीं पैर छूना सबसे सेफ है। बस पैर के नीचे ऐसे ऐसे नहीं करना है गुदगुदी, लेकिन हाँ ऊपर से पैर छूना है, तो उसको हम सबसे सेफ मान लेते हैं। और इससे क्या हुआ, एक सहमति सी बननी शुरू हो गई। और जैसी सहमति बनी, अब ये आदत उस व्यक्ति विशेष की न होकर के अब समूह की आदत बन गई। कलेक्टिव हैबिट, ये तीसरी स्टेज है या दूसरी स्टेज है। कुछ लोग बोलते हैं कि व्यक्तिगत आदत पहली स्टेज है, हम व्यक्तिगत प्रयोग से शुरू कर रहे हैं तो सबने सेकंड मान लिया। तो सामूहिक आदत का मतलब है कि अब 10, 20, 25 परिवार हैं, उन सब ने कहा कि हाँ ठीक लग रहा है, जब भी सम्मान करेंगे पैर छू लेंगे। अब क्या होगा, कुछ लोग पैर नहीं छू रहे, कोई उनसे कुछ कह नहीं रहा। जिनको शौक है वो छू रहे हैं, जिनको शौक नहीं है वो नहीं छू रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, चौथी स्टेज में थोड़ा सामाजिक दबाव बनने लगता है। जैसे 3 बच्चों ने पैर छुआ, चौथे ने नहीं छुआ, सब उसे घूर के देखते हैं, ऐसे कुछ बोलते नहीं, उसको घूर के देखते हैं। एक आध इशारा करता है ऐसे करके, दबाव बनाते हैं उसके ऊपर। कई लोग बड़े अच्छे हैं, वो करंट सिस्टम का इस्तेमाल कर लेते हैं।
जैसे 3 बच्चे हैं, एक ने एक का हाथ पकड़ा, इसने इसका हाथ पकड़ा, उसने पैर छू लिया, तो क्योंकि सुचालक है मानवीय शरीर, तो वो मान लेते कि उससे करंट का फ्लो होके हमें आशीर्वाद पहुंच गया है। तो सामूहिक आदत के बाद क्या होता है कि अपेक्षा बनने लगती है, सामाजिक अपेक्षा बनने लगती है। जब सामाजिक अपेक्षा बनने लगे तो उसको बोलते हैं प्रतिमान या नॉर्म। तो नॉर्म में खास बात क्या है? सामाजिक अपेक्षा। अब समाज उम्मीद करने लगता है, डांटता नहीं है, पीटता नहीं है, आप नहीं करेंगे तो, धमकाएगा नहीं आप, लेकिन चाहेगा, थोड़ा हल्का सा टेढ़ी नजर से देख लेगा, कर दो, छू दो, क्या हो गया, ऐसा क्या है, ये भाव आने लगता है। इसके बाद थोड़ी इसमें कठोरता और बढ़ने लगती है प्रतिमान में। जब प्रतिमान थोड़ा सा कठोर होने लगे, उसकी सहमति, स्वीकृति और बढ़ने लगे, तो इसको बोलते हैं प्रथा या परंपरा। तो प्रथा या परंपरा में क्या है? 2 चीजें ज्यादा है, स्वीकृति ज्यादा बढ़ जाती है और अपेक्षा भी अब थोड़ी ज्यादा मजबूत हो जाती है। आप किसी प्रथा को स्वीकार नहीं करेंगे तो लोग बुरा मान जाते हैं। नॉर्म तक तो ठीक है, प्रथा अगर बन गई है, परंपरा है, तो लोग बुरा मान जाएंगे। आपने अपने घरों में देखा होगा ना, कोई परंपरा अगर चल रही है, आप उसका विरोध करें, ना माने, तो फिर बुरा मानने की स्थिति बनती है। जब प्रथा या परंपरा थोड़ी और आगे बढ़ती है, इसको कस्टम कहते हैं अंग्रेजी में। नॉर्म, नॉर्म के बाद कस्टम या ट्रेडिशन। इसके बाद जो स्थिति है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में मूर, MORE, मूर। अंग्रेजी का कोई दीनी मान नहीं है। MORE मोर भी होता है ही है मोर, पर ये मूर होता है। क्यों होता है हमें नहीं पता, होता है तो होता है, सीधी सी बात है। मूर को हिंदी में क्या कहेंगे तो कुछ लोग बोलते हैं लोक रूढ़ी। और ये मूर वही है जो लैटिन शब्द मूर्स था ना, जिससे मोरल्स बना था, ये वही शब्द है मूर। मूर का मतलब होता है कि अब इसमें कठोरता इतनी है कि यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो पिट पिटा जाएंगे, एक हाथ कोई धर देगा अगर पालन नहीं किया तो सामाजिक दबाव का ठीक ठाक मात्रा में बढ़ जाना, ये स्थिति अगर आ जाए तो ये है मूर, लोक रूढ़ी की स्थिति है। और कुछ लोक रूढ़ियां आगे चलकर बन जाती हैं संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस। संस्था का मतलब होता है कि यदि उसके नियम इत्यादि पूरी तरह से निश्चित हो गए हैं तो वो एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन के 2 पक्ष हमेशा ध्यान रखने हैं। एक तो लगभग सर्व स्वीकृति की स्थिति आ जाती है कि उसे सब लोग मानते हैं, उसमें विरोध करने की गुंजाइश खत्म हो गई है। अब पूरे समाज ने मान लिया कि ये ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। और दूसरी बात है, उसके नियम पूरी तरह से निश्चित हो चुके हैं। जैसे विवाह क्या है? एक संस्था है। आपने कभी सुना विवाह एक संस्था है? पहली बार समझ लगता है संस्था कैसे हो सकती है विवाह? संस्था तो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, हॉस्पिटल होता है, विवाह कैसे संस्था है? संस्था का मतलब ये हुआ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, चीजों का निश्चित सिस्टम में आ जाना, उनके नियम सारे जो पक्ष हैं एकदम निश्चित हो, निर्धारित हो। जैसी वो चीज उस लेवल पे आएगी तो हम कहेंगे कि अब ये मामला इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया या संस्थाकृत हो गया। संस्थाएं आमतौर पर बन जाती हैं उस समाज में कानून, हमेशा नहीं। किसी भी समाज में जो लोक विधि होती है ना, इसको बोलते हैं पीपल्स लॉ बोल लीजिए, फोक लॉज बोलते हैं। किसी भी समाज के अधिकांश कानून क्या होते हैं? संस्थाओं को भी कोडिफाई करके कानून बना देते हैं।